हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस फॉर सीटेट। अच्छा, ये जो आपका साइंस रहेगा ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं रहेगा, ये अनदर एग्जाम्स के लिए भी है। मतलब आप अगर आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अनदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट चैप्टर टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक्चुअली में जो भी आप खाते हो, ठीक है, जो भी आप फूड खाते हो उसको इनटेक कर कर उससे एनर्जी लेना, आपकी बॉडी उससे एनर्जी जो कंज्यूम करती है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। खाना खाने से लेकर उस खाने से एनर्जी को लेना आपकी बॉडी के द्वारा, आपकी बॉडी के थ्रू, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है। अब देखो, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, एक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम ये बोलें न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन आपका नॉर्मल सा खाना खाने का प्रोसेस है। ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज में वो खाना। अब हम सब जानते हैं कि खाना क्यों खाते हैं। हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, मिनरल्स मिल सके, जिससे कि हमारी बॉडी वर्क करे। तो अगर हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी, हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, इंटरप्ट हो जाएंगी, रुकेंगी, और डिसीजेस भी लगेंगी हमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हो दो टाइप का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये दो टाइप का न्यूट्रिशन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, ऑटो प्ले पे हमने डाल दिया, खुद ब खुद प्ले हो रहा है, ऑटो प्लेन मोड हो गया। ठीक। तो ऑटो का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होना। ठीक है, किसी पर डिपेंड ना होकर वो खुद ब खुद, जैसे टेस्ला कार है, टेस्ला कार ऑटोमेटिक कार है। अभी इसका मतलब क्या है कि उसको ड्राइव करने के लिए उसको जरूरी नहीं कि वो किसी पे डिपेंड ही रहता भी वो कार चलेगी, आप उसको ऑटो मोड पे डाल दे वो चलती रहेगी। तो सेम इसी तरह न्यूट्रिशन भी दो टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन के लिए हमें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, किसी दूसरे लिविंग बीइंग पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसे कि हम अपनी बात करें, हम खाना खाते हैं तो खाना हम किससे ले रहे हैं, या तो प्लांट से ले रहे हैं या तो एनिमल से ले रहे हैं। और एनिमल्स और प्लांट्स क्या हैं, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, राइट। ये सब भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो बेसिकली हम अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, भाई हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिपेंड ही नहीं करते, एक्चुअली में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते किसी दूसरे। ठीक है, खुद ब खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और खुद को न्यूट्रिशन देते हैं। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक में क्या आते हैं, ऑटोट्रॉफिक में आते हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स आती हैं, एल्गीज आती हैं। हाँ, ये चीज भी याद रखिएगा, जनरली प्लांट सबको मालूम है कि भाई प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, पर एल्गी भी आपकी ऑटोट्रॉफिक होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोफिल। ठीक। और ये जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ओके। फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, ये क्लोरोफिल हेल्प करेगा। अब जब फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होगा, और ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स में अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, और प्लांट्स के पास खुद क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक। तो इन सारी चीजों को मिलाकर क्या बनता है, एक पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है, जिससे कि प्लांट्स क्या करते हैं, खुद खाना बना लेते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया, खुद खाना बना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे। अगर पानी नहीं देंगे तो क्या खाना बनेगा प्लांट्स के अंदर, नहीं बनेगा। अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या खाना बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या बनेगा, नहीं। तो अगर प्लांट की खुद की क्लोरोफिल छोड़ दे, क्योंकि वो उसके खुद के पास है, लेकिन बाकी चीजें तो वो कहीं से ले रहा है ना, सन पे डिपेंड है लाइट के लिए, वाटर पे डिपेंड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है, लेकिन वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं डिपेंड है। सन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मिट्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है। तो इन सब से वो क्या कर रहा है, ये सारी नॉन या इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं, इनसे वो क्या कर रहा है, हेल्प ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, सन से एनर्जी ले रहा है, एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और अर्थ से उसको सॉइल प्लस वाटर मिल रहा है। ठीक है। तो इन सब चीजों से वो क्या कर रहा है, इन सब चीजों की हेल्प से अपने ही अंदर वो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे वहां पे होती है फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, वहां पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस से वो क्या बना रहा है, अपना फूड खुद ब खुद बना रहा है बिना किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हुए। ठीक है, तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। एल्गीज भी इस टाइप का न्यूट्रिशन करती हैं क्योंकि उनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल सबसे मेन भाई इंग्रेडिएंट है, अगर होना चाहिए, क्योंकि देखो लाइट हो गई, पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सबके लिए अवेलेबल है, हमारे लिए भी अवेलेबल है एयर में। ठीक है, एयर में सन, कार्बन डाइऑक्साइड है, सन अवेलेबल है, पानी अवेलेबल, पर हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, हमारे सेल्स नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल होता तो हम भी फोटोसिंथेसिस कर सकते थे और हम भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ सकते थे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक, अब आपको पता चल गया होगा ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में आपके प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे, सॉरी प्लांट्स आएंगे और प्लस एल्गीज आएंगे। अच्छा, एक और होता है फोटोसिंथेसिस के साथ साथ कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस जो होता है वो बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज करते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक है, कीमोसिंथेसिस क्या करते हैं, बैक्टीरियाज करते हैं। कीमोसिंथेसिस, कीमो वर्ड यहाँ पे लिया गया है केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, ये वर्ड लिया गया है केमिकल रिएक्शन से, मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से केमिकल रिएक्शन कराते हैं और अपना फूड प्रोडक्ट बनाते हैं। जब अर्थ स्टार्टिंग में बनी थी और जब उससे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे वो थे बैक्टीरियाज, तो उस टाइम पे ना प्लांट्स थे ना एनिमल्स थे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, क्योंकि जो बैक्टीरियाज थे खुद ब खुद पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो ऐसा तो नहीं है ना वो उस टाइम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होंगे, ऑफकोर्स ले रहे थे। तो उस टाइम पे वो किस तरह से न्यूट्रिशन ले रहे थे, भाई कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था, और खुद से तो लड़ नहीं रहे थे कि एक दूसरे को खा रहे हो, ऐसा भी नहीं था। तो कहाँ से उनको फूड मिल रहा था, तो वो कर रहे थे कीमोसिंथेसिस, क्योंकि उस टाइम पे एनवायरनमेंट में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस अवेलेबल थी, जिनको वो कंज्यूम कर रहे थे, उनमें वो रिएक्शंस करा रहे थे और खुद का न्यूट्रिशन ले रहे थे। तो कीमोसिंथेसिस भी एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सब जानते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसा है जो जानते हैं कि कीमोसिंथेसिस भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। और हाँ, फोटोसिंथेसिस को भी हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि वहां पे भी एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। चलो देख लेते हैं आखिर वो केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस वाटर चाहिए। ठीक है, होगी कहाँ पे, क्लोरोफिल में होगी। ठीक, क्लोरोफिल में होगी, और वो भी किसकी प्रेजेंट में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ साथ हमें मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में हमें वाटर भी मिलता है। 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज होते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन है। ठीक, हमारी बॉडी में क्या हम फूड खाते हैं तो कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, नहीं, वो नॉर्मली हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, एनर्जी उससे रिलीज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन है, तो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस भी आपकी एक कीमोसिंथेसिस प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार वो आपसे पूछ लेते हैं क्या यूज हो रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्टेंट्स क्या थे, तो ये दोनों रिएक्टेंट है जिनके बीच में रिएक्शन हुई, और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज मिला, और हाँ वाटर भी मिला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली हमें क्या लगता है वाटर नहीं मिला होगा क्योंकि वाटर तो यूज किया गया है, पर नहीं, 12 मॉलिक्यूल वाटर यूज किया जाता है और 6 मॉलिक्यूल वाटर वापस से मिलता है, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, हालांकि फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, तो इसका हम बिल्कुल अलग टॉपिक रखेंगे, फोटोसिंथेसिस का स्पेशल टॉपिक रखेंगे जिसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब हेटरोट्रॉफिक ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें आपको दूसरों पे डिपेंड रहना हो, आप खुद नहीं कर सकते। हम कैसे हैं, हम हेटरोट्रॉफिक है भाई, हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते। अब खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि किचन में जाके बनाना, खाना बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती। अगर आप किचन में मैगी बना रहे हो तो भाई आपको लेने जाना पड़ेगा और वो दूसरे फूड प्रोडक्ट से बन के आएगी। ठीक है, अगर आप सब्जी बना रहे हो तो सब्जी भाई खेतों में हो रही थी, ठीक है, आपने उसको उगाया, आप लेके आए, तब उसने आपने उसको बनाया, तो आपकी बॉडी ने खुद नहीं बनाई अंदर से। ठीक, तो ऐसा न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। अब देखो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन हैं जो कि डिवाइडेड है
हेट्रोट्रॉफिक की। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये तीनों टाइप के न्यूट्रिशंस किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। इसके नोट्स मैंने नहीं डाले तो आप लोग लिखते जाइएगा जो भी हम बता रहे हैं अपने शॉर्ट वर्ड्स में। तो देखो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है ना, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आपकी जनरली आती है फंगाइज। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की स्पेशलिटी ये है कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भाई जो आपको माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, आप आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ फंगाई जैसे मशरूम, मशरूम भी आपका फंगाई है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं। एक मिनट, देखिए अगर हम बात करें सैप्रोफाइट्स की या सैप्रोफिटिक की, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, अच्छा जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की पहली खासियत तो ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जनरली। ठीक है, सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगी जैसे कि फंगाई में आपका एल्गी हो गया। ठीक है, फंगाइज हो गए। तो ये जो करेंगे, ये किसमें, ये अपना फूड लेंगे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। अब डेड एंड डिकेइंग क्या होगा? डेड एंड डिकेइंग मतलब मरे हुए जीवों से। ठीक है, मरे हुए एनिमल से, मरे हुए प्लांट बॉडी से जो सड़ गल रहे होते हैं वो उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, सैप्रोफाइट्स। ठीक है, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब देखो इसका बड़ा यूज है हमारे एक इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में, अर्थ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये किस पे काम कर रही है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे काम कर रहे हैं। ये डेड एंड मतलब जो चीज अगर ये ना हो ना, तो जो डेड बॉडीज होती हैं वो सालों साल ऐसी ही पड़ी रहे, वो सड़े ही ना। एक्चुअली में जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं वो सड़ती हैं, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सैप्रोफाइट्स। अगर ये नहीं होंगे तो वो सड़ेंगे ही नहीं। तो इनका मेन रीजन क्या है? इनका मेन फंक्शन है ये सड़ाते हैं चीजों को, डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं, डिग्रेडेशन। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेड करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी होती है उसको धीरे 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 केमिकल्स रिलीज करके क्या करते हैं? ब्रेक करते जाते हैं, जिससे कि वो डेड बॉडी सड़ने लगती है और जो बदबू आती है वो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं एक्चुअली में उसके ऊपर। कभी आपने सोचा है कि जो डेड बॉडी सुखा के रख ली जाती है जैसे मम्मीज वगैरह हो गई, उनसे तो बदबू नहीं आती, पर नॉर्मल ऐसे डेड बॉडी फेंक दो उस पर बदबू आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में वो जो बदबू हो रही होती है ना, वो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो चुके हैं, वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं उसकी बॉडी पे, केमिकल्स रिलीज करते हैं उसकी बॉडी पर। तो जिससे कि क्या होता है, वो बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है, ब्रेक होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। और फिर जब डिग्रेड होती है तो उसकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन सक करने लगते हैं। लेकिन उसी जगह अगर हम प्रिजर्व कर दे बॉडी को, उसके ऊपर कुछ केमिकल्स ऐसे लगा के रख दें जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही ना करें, तो वो बॉडी सूखी अवस्था में वैसे ही आपको मिलेगी, उसमें कोई बदबू नहीं आएगी। अभी मम्मीज की बात करें तो वो सालों साल, कई हजारों साल बाद भी उसी कंडीशन में आपको मिलती हैं। ठीक है, वो सड़ती नहीं है बिल्कुल भी। तो वो केमिकल्स कुछ इस तरह के यूज किए जाते थे जिससे कि उनका डिग्रेडेशन रोका जाता था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने दिया जाता था। बट नॉर्मल कंडीशन में ये ग्रो होते हैं, जरूरी है, क्योंकि अगर ये ग्रो नहीं होंगे तो भाई फिर हमारे नेचर की सफाई कौन करेगा? ठीक है, डिग्रेडेशन कैसे होगा? बायोडिग्रेडेशन वर्ड भी यूज किया जाता है इसके लिए, डिग्रेडेशन या बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, तो एग्जाम में ये दोनों वर्ड्स आ सकते हैं आपके कि भाई बायोडिग्रेडेशन कौन करता है, ये डिग्रेडेशन कौन करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। या फिर वो आपसे चार ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं। तो डिग्रेडेशन का काम कौन करेगा? सैप्रोफाइट्स करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? सैप्रोफाइट्स। तो यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि भाई सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता कैसा है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे से अपना फूड लेंगे। दूसरा, बायोडिग्रेडेशन कौन करता है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स करते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट ऑप्शन हो सकता है, उसके साथ साथ सैप्रोफाइट्स हो सकता है पैरासाइट, सैप्रोफाइट, होलोजोइक,
ये सब आपको साथ में दे रखा हो, तो आपको टिक लगाना है सैप्रोफाइट्स पे, क्योंकि सैप्रोफाइट्स ही एक ऐसी कैटेगरी है जो कि बायोडिग्रेडेशन करती है या फिर डिग्रेडेशन करती है। दोनों ही वर्ड्स आ सकते हैं, दोनों ही वर्ड्स सही हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेशन का हिंदी प्रॉपर वर्ड तो मुझे नहीं मालूम है, बट इसका नॉर्मल सा मतलब होता है कि जो जानवर है या उनकी डेड बॉडी है उसको धीरे धीरे घटित करती हैं, तोड़ती हैं, ठीक है। तो ये था आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं, फंगाइज होती हैं, मशरूम्स होते हैं और डाइटम्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, पैरासाइट्स से लिया गया है ये वर्ड पैरासाइट्स। आप देखो पैरासाइट्स होता क्या है। पैरासाइट्स एक्चुअली एक लिविंग बॉडी पे रह रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं होस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत कॉमन चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि भाई सैप्रोफाइट्स भी दूसरे की बॉडी से ले रहे हैं, पैरासाइट्स भी दूसरे की बॉडी से ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है। सैप्रोफाइट्स मरी हुई बॉडी से ले रहे हैं, डेड बॉडी से ले रहे हैं। पैरासाइट्स जो हैं वो जिंदा शरीर से लेते हैं न्यूट्रिशन अपना, होस्ट, और उस जिंदा शरीर को हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। जैसे कि इंसान के सर में जुएं हो जाती हैं, तो जुएं पैरासाइट्स हैं और हम क्या हो, हमारी बॉडी उसके लिए क्या हो गई, होस्ट हो गई, वो हमारी बॉडी से ब्लड सक कर रही है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जुएं ही हैं। अब देखो पैरासाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टो एंड एंडो। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहकर न्यूट्रिशन सक करते हैं, जैसे कि हम बात करें जुएं, ठीक है, हमारे सर पे रहती हैं और ब्लड को सक करती हैं। एंडोपैरासाइट्स जो दूसरे की बॉडी के अंदर से, अमीबा, अमीबा इंसान की बॉडी में चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन सक करता रहता है। एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस की बात करें, एस्कैरिस बोलते हैं ना बचपन में बच्चे के पेट पे कीड़े हो गए, एक्चुअली वो कीड़े एस्कैरिस ही होते हैं। तो ये बॉडी में जाएगा, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन की दीवार से चिपक जाता है और उससे ब्लड सक करता रहता है। तो ये उस अपने होस्ट को मारता नहीं है, लेकिन उससे धीरे धीरे न्यूट्रिशन सक करता है और उसको बदले में क्या देता है, ऑफकोर्स बीमारियां देता है, ठीक है। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पैरासाइट्स। जिसकी बॉडी पे रह रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। अगर जुए हैं हमारे सर पे तो हमारी बॉडी क्या है, होस्ट है इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन फूड इनटेक किया जाता है, खाया जाता है, चबाया जाता है, ठीक है। जैसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेटरोट्रॉपिक तो है, पर हेटरोट्रॉपिक में क्या है, होलोजोइक। हमारी स्पेशलिटी क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम खाने को डायरेक्टली खा रहे हैं उसकी नेचुरल स्टेट में, ठीक है। जैसे सेब है, अब सेब क्या करोगे आप, पेड़ से तोड़ोगे खा लोगे, ना तो आप उसमें कोई केमिकल रिलीज करोगे ताकि वो गले, ठीक है, ना तो आप उसको धीरे धीरे चूसते रहोगे जैसे पैरासाइट्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ना होलोजोइक की तरह वो मरेगा, उसको सड़ाएंगे तब खाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको नेचुरल स्टेट में हमने लिया और हम उसको खाने लगे। हालांकि हम सारी चीजें इसी तरह नेचुरल स्टेट में खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ अलग है कि अब हमें स्वाद चाहिए होता है, और बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें भी होती हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पकाने से सही, मतलब उनका जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से हम उसको पका के भी खाते हैं। हालांकि कच्चा खा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि नुकसान करता है बहुत ज़्यादा, बट अब हमारा ट्रेडिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। पर अर्ली ह्यूमंस जो थे वो तो ऐसे नॉर्मली कच्चा ही खाते थे, ठीक है। तो डायरेक्टली इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो क्या करता है, उसको धीरे धीरे ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद उससे हमारी बॉडी उससे न्यूट्रिशंस लेती है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक। एनिमल्स और ह्यूमंस इसी टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। थ्री टाइप का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स से लेते हैं। पैरासाइट्स जिंदा एनिमल्स और प्लांट से लेते हैं, उनकी बॉडी पे रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन सक करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें, आपका होलोजोइक हो गया। अभी होलोजोइक में क्या होगा, डायरेक्टली फूड को खाया जाएगा, इंटेक किया जाएगा, बॉडी में डाइजेशन होगा और उससे क्या होगा, हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। सो वो एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले तो है कसकटा।
ठीक है। कसकटा को अमर बेल भी बोला जाता है। ये एक तरह की बेल होती है जो पूरे प्लांट पे, जैसे ये प्लांट है, इस पूरे प्लांट पे इस तरह से लिपट जाएगी और इस प्लांट से क्या करेगी, न्यूट्रिशन सक करने लगेगी। ठीक है। बिल्कुल ये पैरासाइटिक प्लांट भी बोला जाता है इसे, पैरासाइट्स की तरह है। ठीक है। ये दूसरे प्लांट पर उगती है, हालांकि ये भी एक प्लांट ही है, पर ये दूसरे प्लांट पे उगेगी और उस प्लांट पर उग के क्या करेगी, उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन सक करेगी। ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, इसलिए खुद का न्यूट्रिशन नहीं बनाती है। ठीक है। ये दूसरों पर डिपेंड रहती है। तो प्लांट्स में भी भाई हैं पैरासाइट्स। ठीक, इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पैरासाइटिक प्लांट है। तो कसकटा, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अमर बेल, ये दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन सक करती है, ये बेल होती है और धीरे धीरे वो प्लांट डिग्रेड होने लगता है, मतलब मरने लगता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, अब इनको नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स भी बोल सकते हो। वैसे ऐसा वर्ड कभी यूज नहीं किया जाता, बट हाँ याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसे प्लांट्स जो कि नॉन वेजिटेरियन है। और ये क्या करते हैं, अब नॉन वेजिटेरियन तो जाहिर सी बात है कि ये एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, और वीनस फ्लाई, हाँ वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, पिच्चू प्लांट है। पिच्चू प्लांट को घड़े घड़े की तरह होता है कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर ना इस तरह से एक लीफ रहता है, लीड का काम करता है जो, जब इसके अंदर इंसेक्ट आ जाता है ना तो ये बंद हो जाती है ऐसे, और तब तक नहीं खुलती जब तक इंसेक्ट पूरी तरह से डिग्रेड नहीं हो जाता, मरकर उसके सारे न्यूट्रिशंस को प्लांट सक नहीं कर लेता। तो हाँ भाई, ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाइज वगैरह हो गई। और अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो इंसेक्ट्स आके फंस कैसे जाते हैं, तो बड़ी स्वीट सी स्मेल होती है इसमें, तो उस स्मेल और कलर की वजह से, वाइब्रेंट कलर होता है इन ऐसे प्लांट्स का, तो अट्रैक्ट करते हैं। और जब प्लांट, जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो उसमें फ्लूइड रहता है इसकी दीवारों पे, जिसमें कि वो फंस जाता है, और धीरे से ये क्या हो जाती है, इसका जो ट्रैप होता है वो बंद, मतलब इसका जो लिड होता है वो बंद हो जाता है लीफ से। अब ये बंद हो गया, तब तक नहीं खुलेगा जब तक पूरी तरह से वो डिग्रेड नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये तो प्लांट है, ये तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसको क्या जरूरत पड़ी कि ये प्लांट होकर नॉन वेजिटेरियन बन गया। इसका रीजन है नाइट्रोजन। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि सॉइल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सॉइल में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं सॉइल में। अब ये ऐसे जो प्लांट्स है ना, ऐसी जगह पे उगते हैं जहां पर सॉइल में नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है ना वो बहुत कम होता है, और नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन बनाने के लिए भी और साथ साथ में फोटोसिंथेसिस के लिए भी। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का भी एक कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट ये। तो अगर नाइट्रोजन कम है तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी सही से, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो भाई फूड नहीं बनेगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन चाहिए, अब सॉइल में तो है नहीं, तो प्लांट्स कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भाई। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब उनसे नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, या फिर बोल सकते हैं उनको ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। और ये ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है सॉइल में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार रिपीटेड है कि भाई जो इंसेक्टिवोरस प्लांट से पहली बात तो एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिच्चू प्लांट। इसके अलावा कि ऐसी सॉइल में, मतलब ऐसा क्यों करते हैं या इंसेक्ट्स को ट्रैप क्यों करते हैं, क्योंकि भाई इनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है जिस भी सॉइल में उगते हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। और दूसरा, नाइट्रोजन इनकी बॉडी में काम क्या करता है, प्रोटीन प्लस फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये था आपका न्यूट्रिशन का पोर्शन। ओके। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने बात की न्यूट्रिशन की, तो जो भी हम इनटेक कर रहे हैं फूड, उस फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वाटर है, रफेज है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं हमारे फूड से, हम फूड से न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहे हैं। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग काम करते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। ठीक है।
फैट्स हैं तो ये एनर्जी प्लस इंसुलिन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, इंसुलिन का नहीं, इंसुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है और इंसुलेशन भी मिलता है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में हमारी बॉडी उसमें हेल्प करेगा, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में, मसल्स बिल्डअप करने में, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। मिनरल्स आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में। अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो जैसे आयरन है, आयरन मिनरल है, अगर आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्लड फॉर्मेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की बॉडी में आयरन कम है तो उसकी बॉडी में आरबीसीज कम बनेंगे, तो ब्लड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर तो आप जानते ही, हमारी बॉडी का 73% पार्ट किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़, ब्लड सर्कुलेशन, अगर पानी की कमी होती है तो फिर दिक्कत तो सबको ही मालूम है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हम रफेज की बात करते हैं, तो रफेज आपकी इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन, हर टाइप के विटामिन का अलग अलग काम है। जैसे विटामिन ए आपकी आईसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी आपके स्किन के लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। आपकी बॉडी चल रही है न्यूट्रिएंट्स की वजह से चल रही है। आप हेल्दी हो तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से, अगर इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट ऊपर नीचे है ना तो आप हेल्दी नहीं हो। तो एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर लोगों में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी है, तो ज़्यादातर हम अनहेल्दी ही हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर डाइट लेंगे और न्यूट्रिएंट्स को, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इनमें थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेकर। तो यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स दे रखा है प्लस उनका वर्क दे रखा है। वाटर, वाटर न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करने में, उनको कैरी करने में, वेस्ट को रिमूव करने में, रेगुलेट करने में, बॉडी टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों में काम आता है। ये एग्जैक्टली फंक्शंस दे रखे हैं न्यूट्रिएंट्स के, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये चार्ट नोट कर लीजिएगा। प्रोटीन्स की बात करें तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस बनाने में काम आता है, एंटीबॉडीज बनाने में। अभी मैंने बताया था ना इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज बनाने में काम आएगा, एंजाइम्स बनाने में, हॉर्मोन्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने में। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक चीज याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रेट से, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन अगर स्केल में देखा जाए तो फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। पर हम फैट्स तो नहीं खा सकते ना ज्यादा, हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स करेगा। तो भाई फैट्स तो हम नहीं कंज्यूम कर सकते ज्यादा, पर कार्बोहाइड्रेट्स तो हम भाई सुबह से खाना शुरू कर देते हैं। चीनी, चीनी में कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आप आलू की सब्जी बनाओ, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। आप आटा चावल ये सब खा रहे हो, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी में, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगा कार्बोहाइड्रेट उतना ज़्यादा आएगा। फैट में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम फैट ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। कितना तेल खा लो, कितना घी खा लोगे आप, डिपॉजिट होने लगेगा, नुकसान तो कर देगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगी। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा जाए आपकी बॉडी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होती किसमें है, तो दैट इज फैट, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है फैट्स में, पर हम फैट्स कंज्यूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विटामिन में। तो विटामिन अलग अलग प्रोसेसेस करेंगे, थोड़ा डिटेल में चार्ट है वैसे आगे, तो ये वहाँ पे इसकी जाके बात करेंगे हम। मिनरल्स की बात करें तो ये हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए, मसल्स के लिए और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, इन सब के लिए मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने मिनरल्स का भी आगे चार्ट ऐड कर रखा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे हम विटामिन और मिनरल्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, और विटामिन के केमिकल नेम्स भी पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।